Hey backbenchers, welcome back to your own channel, the School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys, and in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 9, that is financial management, and this is the second part of this series. And before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन डिसीजंस के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसके अंदर हमारे 2 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेज जो है हमारा वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, और दूसरा स्टेज जो है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एस्टिमेट करने के लिए कहती है कि आप एस्टिमेट करो कि आपके बिजनेस में कितनी मनी की नीड है, ठीक है, और ये मनी आप कहाँ से लाने वाले हो, ठीक है। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करना कि जो आप अपने ऑनर्स हैं, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनसे कितना मनी रेस करोगे और बोरो करके कितना मनी रेस करोगे। तो इसका एक मिक्सचर बनाना, आपकी इक्विटी का और आपके डेप्ट का एक मिक्सचर तैयार करना, कितना कहाँ से आप रेस करने वाले हो, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। ये फाइनेंस आप कहाँ कहाँ से रेस कर सकते हो। तो अभी पढ़ा ना हमने, इक्विटी और डेप्ट से कर सकते हैं। तो ऑनर्स फंड्स, जो कि इक्विटी भी कहते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को रेस करना, ठीक है, आपकी प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल को रेस करना, और जो आपके पास प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो लास्ट टाइम वाला, उसको ही वापस से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट कर देना, चाहे तो पूरा कर देना या थोड़ा पार्ट उसका कर देना। तो उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। जब आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या अपने बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट करते हो ग्रो करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं हम, ठीक है। बोरो कर सकते हो लोन लेकर, डिबेंचर लेकर, या और भी कोई सोर्सेज उसके हो सकते हैं। फिलहाल हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी जो है उसको 10 लाख रुपीज की नीड है, ठीक है, बिजनेस की अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए। तो वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि 6 लाख रुपीज तो अपने ओनर से, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से इशू करके वो रेस करेगी, और बाकी 4 लाख का वो लोन ले लेगी, यानी कि उसने डेप्ट ले लिया, ठीक है। तो 6 लाख और 4 लाख, इस तरीके से उसने क्या अपना तैयार किया, कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है। क्लियर है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर 2 स्टेज है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कितनी मनी की नीड है और वो कहाँ कहाँ से आएगी, और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कितना हम डेप्ट रखने वाले हैं और कितनी हमारी इक्विटी रखने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। सो गाइस, एक बार देख लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में डिटेल में होता क्या है। वैसे तो हमने पढ़ा कितना मनी हमें बिजनेस में चाहिए और कहाँ कहाँ से आएगा, उसको ही एस्टिमेट करना फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो प्लानिंग हाउ मच मनी इज नीडेड एंड वेयर टू गेट इट फ्रॉम, ठीक है, ये बिजनेस को हेल्प करता है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो बिजनेस में आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करेगी कि आपके पास इनफ फंड हो जब भी आपको उसकी नीड हो, आपके पास टू मच मनी आइडल ना पड़ी हो, आप उसका वाइजली यूज करो, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है एडवांस के अंदर प्लान करना, कितना स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है, और ये मनी आएगी कहाँ से। सो गाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग की हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इंश्योर करता है आपके पास इनफ मनी अवेलेबल हो जब भी आपको उसकी नीड हो, ठीक है। जैसे आपके पास आपके एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए इनफ मनी हो हमेशा। आपकी मशीन अगर आपको बाय करनी पड़ रही है, कोई टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, तो आपके पास उसी टाइम पर इनफ मनी हो, है ना। आपके पास आइडल फंड ना पड़ा हो एक्स्ट्रा, उस चीज को अवॉइड करो। तो जब आपको जरूरत है ही नहीं तो आप बिग लोन लेकर क्या करोगे? जब जरूरत होगी, नीड होगी लोन की, तब लेंगे, है ना। एक बैलेंस मेंटेन करना, आपकी जो मनी आ रही है और जो मनी जा रही है उसके बीच में। तो इंश्योर करना कि जो सेल से मनी आपकी आ रही है वो पहले ही आ जाए जब आप अपने सप्लायर्स को मनी पे करो, ठीक है। यानी कि आपके डेटर से मनी पहले रिलीज हो जाए, उसके बाद ही आप अपने क्रेडिटर्स को पे करो। आपकी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप अपने फिक्स बजट पर स्टिक रहो हर एक डिपार्टमेंट के। अगर बहुत ही कम, अगर आपको लगे कि हाँ चेंज करने की जरूरत है, तभी चेंज करो, वरना आपने जो भी अपना बजट तैयार करा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, इंश्योर करो वो डिपार्टमेंट उस बजट को ही फॉलो करे, ज्यादा चेंजेस ना आए, ताकि आपके फंडिंग को आप कंट्रोल करो, आपके स्पेंडिंग को आप कंट्रोल कर सको। क्लियर? सो गाइस, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग में। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कैसे इंपॉर्टेंट होगा? आपको हेल्प करेगा क्या गैस करने में कि आप डिफरेंट सिचुएशन में आपको फंड्स की क्या नीड हो सकती है फ्यूचर में। तो प्लान करना एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए, अगर फेस्टिवल्स के दौरान आपकी सेल्स बढ़ जाती है अचानक से, आपको पता रहेगा ना, अभी आपका मंथ चल रहा है, अगस्त सितंबर चल रहा है समझो, ठीक है। आपको पता है दिवाली के टाइम पे आपकी सेल्स बढ़ने वाली हैं। ऑब्वियसली अभी जितना आपने स्टॉक रखा हुआ है आपको उससे ज्यादा स्टॉक की जरूरत होगी उस टाइम पे सेल्स बढ़ेगी तो उस टाइम के लिए अलग से फंड तैयार रखना, ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाती है, ठीक है। तो अवॉइड करना फाइनेंशियल शॉक्स को, जैसे कि कोई इमरजेंसी फंड आपको
पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। जब आपकी बिजनेस जो हो वो स्लो चले, अगर कुछ मंथ ऐसे होते हैं कि फेस्टिव के होते हैं, आपकी सेल्स बढ़ती है, तो कुछ सीजनल मंथ भी होते हैं जब आपकी जो सेल्स होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती है, आपका बिजनेस स्लो रहता है। जैसे कि आइसक्रीम वाला, जो आइसक्रीम बनाने वालों का बिजनेस होता है वो ऑब्वियसली सर्दियों में इतनी आइसक्रीम नहीं बिकती है जितनी की आपके समर सीजन के अंदर बिकती है ना। तो विंटर्स के अंदर उनका जो बिजनेस होता है वो स्लो रहता है, तो उस टाइम पे आपको फंड्स, आपके पास इतने फंड्स रेज नहीं हो पाते सेल्स से, तो इमरजेंसी फंड आपके पास रहे अगर आपको नीड हो तो, ठीक है ना। आपके इन्वेस्टमेंट को और आपके फाइनेंशियल डिसीजन को, आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस को आपस में कनेक्ट करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आप एक नई मशीनरी जो है बाय कर रहे हो, मीन्स आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड करोगे कि वो जो बाय करने का पैसा है, इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है, कहाँ से लाओगे, लोन्स लोगे कोई, या अपनी सेविंग्स का आप यूज करने वाले हो, ठीक है। आपके प्रेजेंट एक्शंस को आपके फ्यूचर गोल्स से कनेक्ट करवाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपकी आज की हुई सेविंग आपके नेक्स्ट ईयर अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच रहे हो, ग्रो करने का सोच रहे हो, वहां काम आएगी। आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है, जैसे सेल्स और प्रोडक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करेगा। अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो आपके प्रोडक्शन और फाइनेंस की जो टीम है उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। फाइनेंस वाले ये इंश्योर करेंगे कि टाइम पर फाइनेंस मिलता है आपके प्रोडक्शन हेड को, और आपका जो प्रोडक्शन वाला है वो ये इंश्योर करेगा कि टाइम पर प्रोडक्शन होता रहे, आपकी डिमांड जो है वो आप उसको मीट कर सको, आपकी सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है, इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं अलग से। तो इट मींस आप कितनी मनी जो है बिजनेस में वो कहां से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इक्विटी से कितना पैसा लेके आ रहे हो और डेब्ट से कितना पैसा लेकर आ रहे हो। तो इक्विटी में अभी बताया था शेयर्स हो सकते हैं, आपके इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, आपकी रिटेन अर्निंग भी हो सकती है, और डेब्ट में हो सकता है आप लोन रेज करो, आप डिबेंचर इशू करो, है ना। तो एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी जो है उसको वो 60 लाख रुपीज जो है अपने शेयर होल्डर से रेस करती है और 40 लाख रुपीज जो है वो लोन से रेस करती है, तो ये जो मिक्सचर है 60 लाख रुपीज का और 40 लाख रुपीज का, इस मिक्सचर को हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो हम कैसे निकालते हैं कि हमने डेब्ट कितना लिया है और इक्विटी कितना लिया है। तो अगर आप डेब्ट ज्यादा लेते हो तो लिवरेज आपका हाई होगा, और लेस डेब्ट लेते हो आपका लिवरेज लो होगा। अगर इस वाले एग्जांपल के हिसाब से हम निकालेंगे तो ऊपर रखना है हमें डेब्ट हमने लिया है 40 लाख रुपीज का, और जो हमारी इक्विटी थी वो हमने ली है 60 लाख रुपीज की, तो हमारा आएगा 2/3, तो ये हमारा 0.67 समथिंग आएगा। तो ये कम होगी, यानी कि हमारा डेप्ट लेस डेप्ट है, और यानी कि हमारा जो लिवरेज है वो कम है, और अगर डेप्ट ज्यादा रहेगा आपका तो लिवरेज हाई रहेगा। तो इस केस के अंदर हमारी डेप्ट कम है तो हमारा लिवरेज जो होगा वो लो रहेगा। क्लियर है। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डाउट है तो भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।